हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 12th में केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसको सॉल्यूशन बोलते हैं और हिंदी में इसे विलेन बोलते हैं। तो ये सॉल्यूशन का आज ये पार्ट 1 है। हो सकता है पार्ट 1 से 10 या इससे अधिक भी इसके पार्ट्स मैं यहाँ पे बनाऊँगा, ठीक है। तो आज पार्ट 1 में हम इसमें इसके बेसिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या हैं, कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं और सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इस बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगा, इसकी डिफिनेशन क्या है। ओके गाइस, सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन is a homogeneous mixture। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यानी इसमें जो विलेन बनता है, सॉल्यूशन बनता है, उसमें प्रत्येक स्थान पर इसकी कंसंट्रेशन या इक्वल होती है, हम कह सकते हैं यूनिफॉर्मिटी होती है, एक ही फेज में होते हैं। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances and which lost their individual identities, यानी कि सॉल्यूशन एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स या सब्सटेंस होते हैं और सॉल्यूशन बनने के बाद ईच कंपोनेंट्स अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को लॉस कर देता है, मतलब कि उनकी व्यक्तिगत पहचान खत्म हो जाती है। एंड कैन नॉट be separated by simple method। ओके गाइस, तो मैं बात कर रहा हूं कि सॉल्यूशन में यदि 2 से अधिक जो कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स को एक सिंपल मेथड द्वारा अगर अलग अलग कर दिया जाता है तो उसको हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। अलग तो किया जा सकता है, बहुत सारे मेथड है, बट सिंपल मेथड द्वारा सॉल्यूशन के सोल्यूट और सॉल्वेंट को अगर अलग नहीं किया जा सकता तो उस सॉल्यूशन उसको ही हम जो है एक ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको? एक ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इतनी बात क्लियर हुई कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे आने वाले पार्ट्स में, या इस चैप्टर में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें आता है वेपर प्रेशर, जिसको हम शॉर्टकट में वीपी लिख सकते हैं। वेपर प्रेशर के बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे डिटेल्स से। जो मेन इंपॉर्टेंट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? सॉल्यूशन की क्या ये प्रॉपर्टीज? ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ मोल्स पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, उसे हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नंबर ऑफ मोल्स और पार्टिकल्स और एटम्स पर डिपेंड होने वाली जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, नॉट क्वालिटी पर। क्वालिटी उसकी क्या, हमें इससे कोई मतलब नहीं, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या, उसके मोल्स क्या, उस पर डिपेंड होने वाली जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और इस चैप्टर में 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
फर्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, एंड सेकेंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये तीन जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। एंड चौथी 4th नंबर की है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो कि नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर डिपेंड करती हैं। और इस चैप्टर में जो स्टडी करेंगे लास्ट में वांट ऑफ फैक्टर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस, जिसे हम हेनरीज लॉ के नाम से जानते हैं, हेनरीज लॉ। तो इस चैप्टर में हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, जिसके कई सारे पार्ट्स बनेंगे। अब आज हम यहाँ पे जो आपको स्टडी कराने वाले हैं वो होता है कंसंट्रेशन टर्म्स। यानी कंसंट्रेशन टर्म्स के द्वारा हम आपको बता सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन में कितनी मात्रा में सोल्यूट है और कितनी मात्रा में सॉल्वेंट है। इसको डिफाइन करने के लिए कई तरह की कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं बात करूँगा अब आगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। इसको जल्दी से इरेज कर देता हूँ। कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कंसंट्रेशन टर्म्स के पहले कि सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में, वैसे सॉल्यूशन मैंने बताया 2 से अधिक कंपोनेंट्स होते हैं। जनरली हम यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? बाइनरी सॉल्यूशन की। बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक। तो सॉल्यूशन में जनरली जो है 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सोल्यूट का, सोल्यूट, एंड सेकेंड इज वन सॉल्वेंट। ये बात आपको पहले से पता होगी कि सोल्यूट वो होता है जिसकी मात्रा जो है बहुत ही कम होती है, यानी ये स्मॉलर अमाउंट में होता है, ये स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। और अगर उस पदार्थ की मात्रा या उस सब्सटेंस की मात्रा लार्जर अमाउंट में होती है तो हम उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। यानी किसी पदार्थ की जो अमाउंट है अगर वो कम है तो उसको बोलेंगे सोल्यूट, और अधिक है तो उसको बोलेंगे लार्जर अमाउंट। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। जैसे हम बात करें यहाँ पर कि ये 30 ml एथेनॉल, ठीक, या इसको मैं ऐसे समझा सकते हैं 30% एथेनॉल का सॉल्यूशन है, एथेनॉल सॉल्यूशन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें जो है 30 ml एथेनॉल है, 30 ml एथेनॉल है, एंड इसमें 70 ml वाटर है। तो इसकी अमाउंट कम है तो इसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और इसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, क्योंकि इसकी अमाउंट ज्यादा है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लिया यहाँ पर जो है लिखा हुआ है 30 ml वाटर है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर जो है 70 ml एथेनॉल है, ठीक। तो अब वाटर जो है सोल्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सोल्यूट। एंड एथेनॉल क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि जिसके अमाउंट कम होती है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, जिसके अमाउंट ज़्यादा होती है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों कंपोनेंट्स की अमाउंट जो है इक्वल में होती है। यानी हम कह सकते हैं कि मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 50%
अगर यहाँ पर मेथेनॉल का है, मेथेनॉल का सॉल्यूशन है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें 50% वाटर होगा। अब दोनों की अमाउंट बराबर है, यानी कि 50% मेथेनॉल है, 50% वाटर है, तो इस सिचुएशन पर हम किसी को भी सोल्यूट और किसी को भी सॉल्वेंट मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि कौन सॉल्वेंट है कौन सोल्यूट है, तो उसमें मेंशन किया रहेगा। अगर नहीं किया तो हम किसी को भी मान सकते हैं। वैसे जनरली न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया रहता है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर इक्वल अमाउंट में है तो हम किसी को भी सोल्यूट और किसी को भी सॉल्वेंट मान सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? तो ये मैंने आपको बताया कि सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। अब मैं इसके बाद बात करूंगा कंसंट्रेशन टर्म्स की, इसको बताना बहुत ही जरूरी था। ओके, कंसंट्रेशन टर्म्स की, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में मैं डिटेल्स में आपको बता रहा हूं। कंसंट्रेशन टर्म्स, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो यहां पे पहला क्वेश्चन होता है कि ये कंसंट्रेशन क्या होती है, व्हाट इज कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in per liter volume of solution R per kg weight of solvent called concentration. concentration it means कि concentration क्या होती है, the amount of solvent जो कि पर केजी या पर लीटर में प्रेजेंट होती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। इतनी बात क्लियर हुई कि कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। अब ये कंसंट्रेशन जो टर्म्स होती है इसको हम दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, या दो कैटेगरी में हम इसको बांट देते हैं। पहला होता है कि वॉल्यूम रिलेटेड, जिसमें वॉल्यूम आता है, यानी ऐसी कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम हम रिलेटेड बोल सकते हैं, वॉल्यूम रिलेटेड। एंड सेकेंड इज मास रिलेटेड, मास रिलेटेड, मास रिलेटेड। तो कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें वॉल्यूम आता है और किसमें मास आता है। अब आपको यहाँ पर एक चीज समझना है कि किसी में अगर वॉल्यूम आता है तो निश्चित है कि टेम्परेचर बढ़ने पर या घटने पर इसका वॉल्यूम जो है घटेगा या बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। इतनी बात क्लियर है। लेकिन टेम्परेचर का मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। टेम्परेचर आप बढ़ाएं या घटाएं, मास जो पहले है वही रहेगा, सेम रहेगा, एज इट रहेगा। तो अब यहाँ पे हम बात करें कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि वॉल्यूम रिलेटेड है, यानी जिसमें हमें वॉल्यूम आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, यानी ऊपर क्या इसमें लिख सकते हैं हम कि ऊपर लिखते हैं इसमें मास ऑफ सॉल्यूट एंड नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा, तो ये क्या है, ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये ऊपर कर देते हैं टेम्परेचर, एक बार फिर से इसको कर देते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और इधर मास वाला क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो मैंने आपको अभी बताया कि फर्स्ट नंबर में परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम।
अब देखिए जहां पर वॉल्यूम आता है, जहां जहां वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाली कंसंट्रेशन टर्म्स होगी। तो फर्स्ट ये हो गए। एंड सेकेंड इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देखिए यहां भी वॉल्यूम आ रहा है तो ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी जनरली। एंड थर्ड इज मोलैरिटी। अब इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ये बात आपको पता है कि ये जो मोलैरिटी जो होती है ये मोलैरिटी जो है वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, ये बात आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नीचे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, निश्चित है कि ये जो प्रॉपर्टीज होगी मोलैरिटी यानी V आ रहा है इसमें, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट हो यानी वॉल्यूम रिलेटेड है। एंड 4 नंबर में लिखते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ये भी वॉल्यूम रिलेटेड है यानी वॉल्यूम यानी टेम्परेचर के बढ़ने घटने पर इसका मान जो है चेंज होगा। एंड 5 में मैं करता हूं कि ppm। ppm के बारे में आप जानते होंगे, ppm पार्ट्स पर मिलियन। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में कितने शून्य होते हैं? 6। तो पार्ट्स पर मिलियन की भी 3 कैटेगरी है। एक तो होती है कि वेट बाय वॉल्यूम, ये भी होती है। एक होता है ppm की वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेटेड होती है। ठीक, अब यहाँ पे देखें तो इतनी तो मैंने आपको बताया कि जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड होने वाली कंसंट्रेशन टर्म्स होती है। अब इधर मैं बात करूंगी जो मास रिलेटेड है, तो पहले नंबर में आता है कि परसेंटेज वेट बाय वेट, यानी ऊपर हम लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट एंड नीचे लिखेंगे ये नीचे वाला पोर्शन, नीचे क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अभी मैं आगे डिटेल्स में इसके बारे में बताऊंगा। एंड सेकेंड इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम x से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन में भी वॉल्यूम नहीं आता है, इसलिए ये प्रॉपर्टीज भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगी। एंड थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मोलैलिटी। मोलैलिटी इसको स्मॉल m से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये मोलैरिटी है और ये मोलैलिटी है, इसको स्मॉल m से दिखाती है। बात आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नीचे क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट। केमिस्ट्री में आपको याद रखना है कि मास और वेट इक्वल लिए जाते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन फिजिक्स में अलग अलग होता है, तो कहीं कहीं मैं मास की जगह वेट भी कर सकता हूँ। ओके गाइस। एंड 4 नंबर में आता है, इसका एक प्रॉपर्टीज बची हुई है पार्ट्स पर मिलियन, जिसमें वेट बाय वेट लेते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो इधर वाली प्रॉपर्टीज जो लिखी हुई हैं ये जो है टेम्परेचर पर डिपेंड होने वाली है, और इधर जो लिखी हुई है कंसंट्रेशन टर्म्स ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होती, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने या घटने पर इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब मैं एक एक को यहाँ पर डिफाइन करूँगा कि इसके क्या फार्मूले होते हैं, तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं। ओके गाइस, ओके। अब मैं एक एक को यहाँ पर डिफाइन करूँगा कि ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जितनी, इनके फार्मूलेज क्या होते हैं और डिटेल्स में बताऊँगा। अगले वीडियो में इनसे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल भी बताऊँगा आपको, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके कंपटीशन लेवल के लिए। तो पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट नंबर, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि जो ऊपर की प्रॉपर्टीज, ये ओब्लिक निशान है, ऊपर लिखते हैं मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, एंड नीचे क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। अब इन सेकेंड फॉर्म होता है इसका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक, तो ऊपर क्या लिखते हैं? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसके 3 फार्मूले होते हैं, तीनों में आपको 100 से मल्टीप्लाई करता है। तो एक ये हो गया एंड एक ये हो गया। एंड थर्ड नंबर इज परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या लिखे, ऊपर भी जो हम मास लेंगे और नीचे भी मास लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, एंड नीचे करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, एंड 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इन तीनों में कौन सी है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, कौन सी, तो ये दोनों ऊपर वाली जो है टेम्परेचर पर डिपेंड कर देंगे, बिकॉज अब इसमें वॉल्यूम आ रहा है। इसमें देखिए वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। तो ये जो फार्मूले आपके न्यूमेरिकल में यूजफुल होंगे, ठीक। अब मैं बात करूंगा चौथे नंबर में मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी के बारे में हम बात करेंगे। मोलैरिटी को मैंने बताया कि इसको कैपिटल M से लिखते हैं। अब ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो मैं बता दूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फार्मूला बन जाएगा, यानी कि मोलैरिटी M इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड नीचे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लेंगे, इन लीटर, इन लीटर। तो ये बात आपको पता है कि जो मोल्स होते हैं, मोल्स एक्चुअली में होता क्या है कि मास ऑफ सब्सटेंस एंड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो हम कह सकते हैं कि मास को हम मान लेते हैं वेट की नंबर, ऊपर क्या करते हैं हम, इसको ऐसे कर देते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसको सिंबल के रूप में ऐसे आप दिखा सकते हैं कि मान लेते हैं कि मास को हमने W से लिखा, ठीक, और ये इसका जो है M नीचे आ जाएगा मोलर मास, और वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीटर में, वॉल्यूम यहाँ पर हो जाएगा इन लीटर। अगर किसी क्वेश्चन में जो वॉल्यूम जो है लीटर में ना होकर ml में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, M इक्वल टू W 1000 अपॉन मोलर मास M इक्वल टू V, और ये रहेगा ml में, ठीक। अगर ml में दिया गया तो 1000 ऊपर चला जाए, क्योंकि इसको हम जो है भाग देंगे ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका मोलर, क्या कहते हैं, मोलैरिटी के लिए, ये मोलैरिटी के लिए। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं 5वें नंबर में आपको बता रहा हूँ नॉर्मलिटी क्या होती है। ओके गाइस, ओके, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, अब अगली जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसके बारे में बात करूँगा, नॉर्मलिटी के बारे में, कि नॉर्मलिटी क्या होती है। नॉर्मलिटी के बारे में हम इसका हम फार्मूला बताएंगे आपको, इसका फार्मूला क्या होता है। फाइव नंबर नॉर्मलिटी।
मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्मलिटी को n से डिफाइन करते हैं, यानी n से इसको डिनोट करते हैं। तो नॉर्मलिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट in 1 liter of solution, 1 liter of solution, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मलिटी। ठीक, अब इसका जो फार्मूला क्या बनता है, यानी n इज इक्वल टू नॉर्मलिटी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, तो इसको हम अलग से बता रहे हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। यानी यहां पर आपको नया टर्म्स यूज करना है, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसको भी जरा समझ लेते हैं। एसिड और बेस का अलग अलग इक्विवेलेंट वेट आता है। अगर हम बात करें कि जैसे कि ये एसिड है, एक H2SO4 है। अब H2SO4 को ये जो है वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फेट में ये अलग होता है। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट को हम ऐसे लिखते हैं E H2SO4 कि मोलर मास ऑफ H2SO4, यानी कि मोलर मास ऑफ H2SO4 और जितने हाइड्रोजन यहाँ पे निकल रहे हैं उससे इसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी कितने 2, और इसका मोलर मास आता है 98, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से इसको भाग करेंगे, कितना आएगा 49। तो अगर हम बात करें H2SO4 के इक्विवेलेंट वेट की तो कितना आ जाएगा 49। तो इस तरह हम समझ सकते हैं HCl की अगर हम बात करेंगे, HCl जो है वाटर में या अन्य सॉल्वेंट में कैसे अलग होता है H और Cl में। तो HCl का जो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा HCl का, वो इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ HCl, ठीक, या मोलर मास भी बोल देते हैं, मोलर मास ऑफ HCl अपान, अब इसमें कितने हाइड्रोजन जो बाहर निकल रहे हैं 1, तो इसका जो है इस तरह निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 36.5 अपान 1, इसका 60, यानी 36.5 इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगी। तो इस तरह हम जो है एसिड का निकालते हैं। अगर आपको जो है किसी बेस का जो है, ये एसिड की बात हो रही थी, एसिड्स का हम ऐसे जो है इक्विवेलेंट वेट जो है निकालते हैं। अगर हम बात करें किसी बेस की बेसिस का हम जो है कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, जैसे हम बात करें कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड की, इसका जो है इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या ये आयन बनाता है। यहाँ पे देखिए 2OH आयन, तो जितने OH हाइड्रॉक्सिल ग्रुप यहाँ पे बाहर निकलते हैं उसका उसके मोलर मास से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का इक्वल टू मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड अपान कितने यहाँ पे OH निकल रहे हैं 2। इस तरह आप निकाल सकते हैं एसिड और बेस का इक्विवेलेंट वेट। तो हमें यहाँ पे बनाना है कि जो नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या बनता है, तो नंबर इक्विवेलेंट बराबर इतना होता है। अब इसको हम एक सिंबल के रूप में लिखते हैं, इसको हम जरा इरेज कर देते हैं क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर नॉर्मलिटी की।
नॉर्मलिटी के बारे में बात हो रही थी। तो अब यहाँ पर जो है हम जो नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी जिसको हम कि n से लिखते हैं। अब यहाँ पे बताया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होता है मॉस ऑफ सॉल्यूट। तो मॉस ऑफ सॉल्यूट को हम लिख देते हैं W से, ठीक, और इक्विवेलेंट वेट को लिख देते हैं कैपिटल E से अपान वॉल्यूम, और ये रहता है वॉल्यूम किस में रहता है, लीटर में। इतनी बात क्लियर हुई। तो n इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर W अपान E नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई V किसमें, लीटर में, ठीक। अगर ये लीटर में ना होकर, अगर ये लीटर में ना होकर ये ml में है, तो हम क्या कर सकते हैं कि n इक्वल टू W 1000 लीटर को हम क्या मिलीलीटर को, अगर यहाँ मिलीलीटर में है तो लीटर बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट गुणते V, और यहाँ पे आपको बताना है कि ये ml में लिया गया है। अगर यहाँ से आपको W निकालना है तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, E N V अपान 1000। ये आपका फार्मूला हो जाएगा सोल्यूट का मास निकालने के लिए। यहाँ से आप नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला होता है नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी क्या है मैंने आपको बता दिया। अब अगला जो कंसंट्रेशन टर्म्स आता है 6 नंबर में, मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो इतना आप इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट में बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। ओके गाइस, मोल फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में डिटेल्स में देख लें। मोल फ्रैक्शन 6 नंबर में आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अब देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि ये जो है सोल्यूट का और सॉल्वेंट का अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है। यानी इसमें अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, मान लिया सोल्यूट, सोल्यूट को हमने माना कि A है, और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हमने मान लिया कि B है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं मान लिया XA, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं मोल्स ऑफ A अपान मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, ठीक। कितनी बात क्लियर हुई। ये यहाँ पे मोल्स होते हैं। अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है B का, तो इसके जो मोल्स ऊपर रखेंगे यानी कि NB अपान नीचे टोटल मोल NA प्लस NB, फिर NA एंड NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है, यानी कि Na और Nb जो है, Na जो है सोल्यूट का मोल्स है और Nb क्या है, सॉल्वेंट का है। तो मोल फ्रैक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, यानी कि ये हो गया मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का, और ये हो गया सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। यानी ऊपर रखते हैं किसी एक कंपोनेंट्स के मोल और नीचे रखते हैं टोटल मोल्स रखते हैं जितने भी होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद रखना है कि जो मोल्स का जो योग होता है, एडिशन होता है, वो 1 आता है। मान लिया जो यहाँ पे Na का जो मोल आ गया, मान लिया हम बात करते हैं यहाँ पर कि XA जो हमने लिया है, इसका जो मोल आया है मान लिया 0.562 आया है, ठीक। तो अब अगर हमें दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसको क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे, 0.562, तो ये निकल आएगा दूसरे कंपोनेंट से, यानी कि ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। यानी कि टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका एडिशन 1 होता है, एक से अधिक कभी मोल फ्रैक्शन नहीं होता। तो ये बात मैंने आपको बताया कि ये जो मोल फ्रैक्शन होता है ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, बिकॉज ऑफ इसमें वॉल्यूम नहीं आता है। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये हुआ मोल फ्रैक्शन, ठीक। ओके गाइस, अब मैं बात करूंगा
इसके क्वेश्चन के बारे में, यानी इतने भी मैंने फार्मूले आपको बताए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको जितने भी मैंने फार्मूले बताए हैं इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी वेल।